देवचंद जी के नाम से स्थापित की गई थी। उसके सभी जो पदाधिकारी हैं और उसका कामकाज देखने वाले श्री चेतराम जी और जितने अन्य मित्र जहां जुड़े हुए हैं, कुमार रत्नम जी का मैं देख रहा हूं कि उनका नाम भी आ रहा है, और डॉक्टर राकेश जी उसमें जुड़े हुए हैं, पांडे जी हैं, और सभी लोग जितने मुझे दिखाई दे रहे हैं, सभी को मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे विषय को लेकर नेरी संस्थान की ओर से इस व्याख्यान माला का आयोजन किया है। और जैसा कि डॉक्टर राकेश जी ने कहा कि ये पहला व्याख्यान है इसका, इसको आगे कंटिन्यू रखा जाएगा। तो मैं उनको बधाई देता हूं कि अपने इस जो अभियान उन्होंने लिया है इसमें उनको सफलता मिले। ठाकुर राम सिंह जी के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो मैं अक्सर कहा करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ अरसे में दो इतिहासकार हुए हैं। एक ठाकुर राम सिंह जी और दूसरे डॉक्टर बिपिन चंद्र सूद जी। बिपिन चंद्र सूद जी भी हिमाचल के रहने वाले थे, गरली परागपुर के रहने वाले थे, और ठाकुर राम सिंह जी भी झंडवी के रहने वाले थे, हमीरपुर जिला में। लगभग दोनों का क्षेत्र एक ही था और दोनों ने ही लाहौर से पढ़ाई की थी। और ठाकुर राम सिंह जी ने 41 में शायद हिस्ट्री में एमए कर लिया था और इतिहास में एमए स्वर्ण पदक लेकर किया था। और वहां इनको कॉलेज में लेक्चरशिप की ऑफर भी हुई थी, लेकिन राम सिंह जी ने उस ऑफर को स्वीकार नहीं किया और अपने आप को उस समाज के लिए समर्पित कर दिया जिस समाज से इतिहास की रचना होती है। और डॉक्टर बिपिन चंद्र सूद जो इतिहास में डॉक्टर बिपिन चंद्रा के नाम से प्रसिद्ध हुए और जाने गए, तो वो हिमाचल प्रदेश के दूसरे इतिहास पुरुष थे। लेकिन दोनों में एक मौलिक अंतर था। डॉक्टर बिपिन चंद्र सूद ने इतिहास लिखने का काम किया और ठाकुर राम सिंह जी ने इतिहास बनाने का काम किया, इतिहास गढ़ने का काम किया। बिपिन चंद्र बहुत सूद अच्छा। पढ़ाई लिखाई करने के बाद पढ़ाने में जुट गए और एक प्रकार से कहना चाहिए शिक्षा जगत में चले गए। और ठाकुर राम सिंह जी पढ़ाई करने के बाद शिक्षा जगत में प्राध्यापक की ऑफर को अस्वीकार करते हुए उस समाज में अंदर तक गहराई तक घुस गए जिस समाज के कारनामों से, जिस समाज की गतिविधियों से इतिहास की रचना होती है। मैं इसको बहुत ही सूत्र रूप में कहना चाहूं तो हिमाचल के जो दो महापुरुष, एक इतिहास बना रहा था और दूसरा इतिहास लिख रहा था। लेकिन एक और भी अंतर दोनों में है। जो डॉक्टर बिपिन चंद्र सूद इतिहास लिख रहे थे, जिस काल का वो इतिहास लिख रहे थे, उसी काल के इतिहास को खोजने में ठाकुर राम सिंह लगे हुए थे। लेकिन ठाकुर राम सिंह क्योंकि केवल किताबें पढ़कर इतिहास को नहीं ढूंढ रहे थे, ठाकुर राम सिंह हिंदुस्तान के लोगों के भीतर घुसकर इतिहास को, इतिहास के पद चिन्हों को, इतिहास की जिसको कहना चाहिए कि जमीन पर कान लगाकर इतिहास के जो धीमे धीमे हजारों साल पहले की स्वर थे इतिहास के, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए ठाकुर राम सिंह ने जो पकड़ा वो ज्यादा प्रामाणिक है, क्योंकि वो उन लोगों में से गुजरकर इतिहास को देख रहे थे। और डॉक्टर बिपिन चंद्रा ने जो पकड़ा, जो लिखा, मैं उस भी गुणवत्ता की बात नहीं करता। डॉक्टर बिपिन चंद्रा बहुत पहुंचे हुए इतिहासकार थे। उन्होंने जो लिखा पकड़ा वो उन्होंने यूरोपीय विद्वानों द्वारा भारतीय इतिहास को लेकर लिखी गई किताबों का विश्लेषण करते हुए अपने निष्कर्ष निकाले। तो ये दोनों घटनाएं, दोनों महापुरुषों का मैंने इसलिए जिक्र किया कि दोनों ही हिमाचल प्रदेश के थे और दोनों ने इतिहास में बहुत ऊंचाई तक पहुंचे। और ठाकुर राम सिंह जी ने तो इतिहास को, देश भर के इतिहास को, उसके सही स्रोतों को पकड़ने के लिए, ताकि सही इतिहास लिखा जा सके, 1988 के आसपास अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना का श्री गणेश किया था। और वो योजना की पूरे देश भर में आम जनता में जाकर स्थानीय लोगों से संपर्क करके और स्थानीय जो प्रतीक या स्थानीय चीजें मिलती हैं, जो स्थानीय स्रोत हैं, उनका अध्ययन करके भारत के सही इतिहास को लिखने का प्रयास किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से इतिहासकारों का जो दूसरा समूह था,
जिसमें बहुत से लोगों का नाम लिया जा सकता है लेने के लिए। रोमिला थापर हैं, और रामशरण शर्मा हैं, सतीश चंद्र हैं, डीएस झा हैं, इरफान हबीब हैं, और डॉक्टर बिमल चंद्र सूद, जिनका मैंने पहले नाम लिया जी है। ऐसे और भी कुछ नाम लिए जा सकते हैं। ये एक ऐसा समूह था जो इतिहास को ब्रिटिश साहित्य इतिहासकारों की दृष्टि से, या फिर कहना चाहिए जो मध्यकाल में तुर्की, अरबी और ईरानी इतिहासकार हुए, उन्होंने जो हिंदुस्तान के बारे में लिखा था उसको आधार बनाकर इतिहास लिख रहे थे। इसलिए दोनों की दृष्टि में मौलिक अंतर था। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा। शायद बिपिन चंद्र सूद जीवन के अंतिम चरण में पहुंचते पहुंचते इस बात को महसूस करने लगे थे कि जिस रास्ते से चलकर वो इतिहास को पकड़ने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो इतिहास का रास्ता ही गलत है। इसलिए उनके निष्कर्ष भी गलत हैं। शायद इसलिए उनके बहुत गहरे मित्र इरफान हबीब ने उनके, जब बिपिन चंद्र सूद की उनका देहावसान हो गया, गोलोकवासी हो गए, तो इरफान हबीब ने कहीं टिप्पणी की कि जीवन के अंतिम चरणों में बिपिन चंद्र जो थे वो उस रास्ते से डेविएट कर गए थे जिस रास्ते पर वो सारी उम्र चले थे। मैं समझता हूं डेविएशन का उनका रास्ता ठाकुर राम सिंह के रास्ते की ओर जाता था, क्योंकि दोनों एक ही जगह के आदमी थे। तो जीवन के अंतिम चरण में जो बिपिन चंद्र सूद पकड़ पाए, ठाकुर राम सिंह जीवन के शुरू के चरणों से उस रास्ते की तलाश में जा रहे थे। ये दोनों के, मैं दोनों का जिक्र मैं फिर स्पष्ट करना चाहूँ, क्योंकि व्याख्यानमाला तो ठाकुर राम सिंह जी के बारे में है, तो मुझे डॉक्टर बिपिन चंद्र सूद का और उनका जिक्र करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी। लेकिन दोनों हिमाचल प्रदेश के हैं, दोनों इतिहास इतिहास में जाने बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं, और दोनों उच्च शिखर तक पहुंचे हैं। इसलिए मुझे लगा कि ठाकुर राम सिंह जी को पकड़ने के लिए, उनको सही ढंग से पहचानने के लिए बिपिन चंद्र सूद की भी साथ चर्चा की जाए, तो हम ठाकुर राम सिंह जी को और अच्छे से पकड़ सकते हैं। एक बार ठाकुर राम सिंह जी, जैसे मैंने कहा, लाहौर में उन्होंने इतिहास में एमए किया था और स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। लेकिन वो नौकरी ना करके समाज में घुस गए, गहराई तक घुस गए, और वो यात्रा उनकी उनको नॉर्थ ईस्ट ले गई। शायद ठाकुर राम सिंह जी को लगता था, मेरी कई बार उनसे चर्चा भी होती थी, और कि हिंदुस्तान का जो इतिहास लिखा जा रहा है वो एकांगी इतिहास है। एकांगी भी इस दृष्टि से कि प्राचीन इतिहास के नाम पर जो लिखा जा रहा है वो तो एक प्रकार से कहना चाहिए जो ब्रिटिश इतिहासकारों का जूठन है, उसकी जुगाली करने वाला काम है। लेकिन जो आज के आधुनिक काल जिसको कह लीजिए, जब मध्यकाल भी पकड़ लीजिए, मध्यकाल और आधुनिक काल का भी जो इतिहास लिखा जा रहा है वो हिंदुस्तान के इतिहास के नाम पर केवल नॉर्थ इंडिया का इतिहास ही है। कुल मिलाकर इतिहास का अभी भी जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है उसको हम पकड़े तो बहुत कहाँ से शुरू होगा। हर्षवर्धन का अंत, उसके बाद दिल्ली में सल्तनत काल की शुरुआत, और इब्राहिम लोदी का जो लोदी वंश चला, न अपने उसका गुलाम वंश जो चला, कुतुबुद्दीन का गुलाम वंश चला, उसे थोड़ा पहले दो जो हमलावर हुए, महमूद गजनबी और महमूद गौरी का। तो लगभग नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री भी महमूद गजनबी से शुरू करके और फिर दिल्ली में सल्तनत काल आ गया। एक बहुत छोटा सा जो उसका काफी विस्तार से भी वर्णन हो सकता है, सिंध में जो मोहम्मद बिन कासिम के हमले हुए, उसको थोड़ा बहुत उसको पकड़ा है, उसको टच ही किया जाता है। उसके बाद दिल्ली का सल्तनत का पीरियड, उसके बाद मुगल पीरियड, उसके बाद अंग्रेज पीरियड। तो कुल मिलाकर इतिहास के नाम पर, और ये लगभग नॉर्थ इंडिया का ही इतिहास है, थोड़ा बहुत दक्षिण तक जाता है, नॉर्थ ईस्ट को टच भी नहीं करता, थोड़ा बहुत टच करता है तो वापस आ जाता है। तो आज ठाकुर राम सिंह जी का ये कहना था कि इतिहास के नाम पर जो पढ़ाया जा रहा है वो केवल उत्तर भारत का इतिहास है। तो यदि आप हिस्ट्री में केवल उत्तर भारत का इतिहास पढ़ाओगे तो तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, केरल का और पूरा जाने दक्षिण भारत का इतना उज्जवल और ओजस्वी इतिहास है, इतना जिसको कहना चाहिए गौरवशाली इतिहास है, उस इतिहास का विस्तार में कहीं जिक्र क्यों नहीं आता। और नॉर्थ ईस्ट के इतिहास की तो चर्चा ही नहीं होती, नॉर्थ ईस्ट के इतिहास की तो अभी तक चर्चा नहीं होती। तो मुझे लगता है जो ठाकुर राम सिंह जी के भीतर का
इतिहास के एकांगीपन को लेकर दर्द था, वो उनको नॉर्थ ईस्ट तक खींच कर ले गया। वो नॉर्थ ईस्ट में 20 साल रहे। 1942 से लेकर शायद 1942 या 43 में वो गुवाहाटी गुवाहाटी चले गए थे, और लगभग 22 वर्ष वो नॉर्थ ईस्ट में रहे। यानी जीवन का जो प्राइम टाइम था उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में लगाया। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते वहां गए थे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वहां काम करते थे। लेकिन लोगों में पकड़ उनकी इतनी जबरदस्त थी कि जब ये इसका आंदोलन चला कि जो असम में विदेशी बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, तो इनके कारण असम की संस्कृति और असम की पहचान संकट में पड़ गई है, तो इसको बाहर निकाला जाए, कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। तो अंग्रेजी के एक बहुत प्रतिष्ठित साप्ताहिक ने लिखा था कि इसकी भूमिका कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश से एक नौजवान आया था, राम सिंह। इस आंदोलन की भूमिका 20 साल पहले उसने कहीं ना कहीं अंकुरित रूप में बो दी थी। तो ये बात एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर पत्रिका लिख रही है, क्योंकि ठाकुर राम सिंह जी जब असम में गए उस वक्त तो शायद ये समस्या इतनी गहरी भी नहीं थी, लेकिन ठाकुर राम सिंह की जो गहरी आंखें थी और गहरी इतिहास दृष्टि थी, वो पहचान गए थे कि भविष्य में असम में क्या हो सकता है। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा कि ठाकुर राम सिंह इतिहास का निर्माण करते थे और बिपिन चंद्र इतिहास लिखते थे। असम में जो सारा बाद में इतना आंदोलन चला, उसके कहीं ना कहीं बीज ठाकुर राम सिंह जी ने असम में नॉर्थ ईस्ट में बो दिए थे, बाद में अंकुरित हुए, और असम में इतना बड़ा आंदोलन चला अपने अस्तित्व को लेकर, अपनी अस्मिता को लेकर, अपनी पहचान को लेकर, अपनी संस्कृति की रक्षा को लेकर, कि उस आंदोलन ने नॉर्थ ईस्ट का एक प्रकार से इतिहास बदल दिया। प्रिय मित्रों, असम में असम में कहिए, नॉर्थ ईस्ट में कहिए, नॉर्थ ईस्ट में ठाकुर राम सिंह जी 20 वर्ष रहे, और वहां के जितने समुदाय थे, जितने चाहे गारो थे, खासी थे, अरुणाचल प्रदेश के थे, आदि थे, अपातानी थे, निशी थे, और अनेक प्रकार जेलियांग थे, और जेमी थे, मिजो थे, और 50 समुदायों का नाम लिया जा सकता है। इन समुदायों के लोगों से ठाकुर राम सिंह जी के बहुत गहरे रिश्ते बने, और इनमें घूमकर और जगह जगह जाकर 20 साल, ये एक प्रकार से 20 साल उन्होंने अपने जीवन को होम दिया नॉर्थ ईस्ट में। और उनके जो निष्कर्ष निकले, मैं बहुत बार उसकी चर्चा करता हूं कि नॉर्थ ईस्ट को यदि समझना है तो ठाकुर राम सिंह की दृष्टि चाहिए। ठाकुर राम सिंह की दृष्टि के बिना नॉर्थ ईस्ट को नहीं समझा जा सकता, और खास करके उत्तर भारत के लोगों के लिए तो खास करके, इफ दे वांट टू गो डीप इनटू द नॉर्थ ईस्ट, देन दे हैव टू अडॉप्ट द यू सी विजन ऑफ ठाकुर राम सिंह। लेकिन बदकिस्मती से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नॉर्थ ईस्ट को एल्बन बैरियर की दृष्टि से पकड़ा। देखिए, जे एल्बन बैरियर भी नॉर्थ ईस्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे, जैसे उनका दावा था, मैं समझ ही गया हूं। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कन्विंस किया कि नॉर्थ ईस्ट की कल्चर को समझने के लिए मुझसे बेहतर कोई नहीं है। तो आप जो अन्य भारत लोग काम करते हैं, उनकी दृष्टि से नॉर्थ ईस्ट को देखोगे तो आप नॉर्थ ईस्ट को ठीक ढंग से नहीं देख पाओगे। इसलिए पंडित नेहरू ने उस पर विश्वास किया, और एल्बन बैरियर ने नॉर्थ ईस्ट को एक प्रकार से रेस्ट ऑफ इंडिया से इंसुलेट कर दिया। पिछले दिनों किसी ने, उन दिनों की एक अखबार की, पीटीआई ने शायद खबर चलाई थी, और या यूएनआई की थी, अब मुझे ध्यान में नहीं है, किसी अंग्रेजी अखबार ने एक छोटी सी खबर दी हुई, जो उन दिनों की बातें हैं जब एल्बन बेरी और नेहरू नॉर्थ ईस्ट को लेकर दोनों रणनीतियां बना रहे थे। अखबार में खबर है कि नाउ नो साधु कैन एंटर नॉर्थ ईस्ट, कि एल्बन बैरियर ने इस प्रकार की व्यवस्था कर दी है कि कोई साधु भी नॉर्थ ईस्ट में पहुंच ना पाए। क्यों ना साधु जा पाए, क्यों उनके लिए एल्बन बेरियर ने ऐसा किया? क्योंकि एल्बन बेरियर को नॉर्थ ईस्ट का इस प्रकार का इतिहास लिखना था, नॉर्थ ईस्ट की इस प्रकार की स्टडी करनी थी जो उसको अन्य समुदायों से काटे। ठाकुर राम सिंह नॉर्थ, देखिए एल्बन बैरियर बाहर के आदमी थे,
एल्बन बैरियर का नॉर्थ ईस्ट से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन ठाकुर राम सिंह उसी पहाड़ के आदमी थे जिस पहाड़ में जाकर वो बात कर रहे थे। मैं शुरू में कहता रहता हूं कि भाई ठाकुर राम सिंह नॉर्थ वेस्ट से थे और वो नॉर्थ ईस्ट का ध्यान कर रहे थे। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये दोनों का आपस में ब्याह शासन बन जाए तो हिंदुस्तान की बहुत सी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। ठाकुर राम सिंह उसी ब्याह शासन को बनाने का प्रयास कर रहे थे और लगभग इसमें सफल हुए। प्रिय मित्रों, ये ठाकुर राम सिंह ही थे जिन्होंने पहली बार कहा कि नागा देवर नेवर हेड हंटर्स। मिशनरी तो कहते थे नागा दे आर हेड हंटर, नागा बड़े क्रूर हैं, नागा दूसरे लोगों को मारते हैं और नागा गर्दन काट देते हैं, नागा आदमी की बलि दे देते हैं। ठाकुर राम सिंह ने कहा, वो नागाओं में रहे बहुत देर, उन्होंने नागाओं की मानसिकता को समझा, उन्होंने नागाओं का इतिहास नागाओं के मुंह से सुना। तो वहां उनको पता चला कि जब विदेशी आस्था वाले विदेशी मिशनरीज उन्होंने नागाओं के घरों में जाकर, नागा समुदाय के लोगों में जाकर उनके पूर्वजों को गालियां निकालना शुरू किया, उनके पूर्वजों की निंदा करनी शुरू की, उनकी परंपराओं का इतिहास उड़ाना शुरू किया और उनकी परंपराओं पर कटाक्ष करना शुरू किया, उनको बहुत पिछड़े हुए बताना शुरू किया, उनको बर्बर बताना शुरू किया। तो नागाओं ने, जिनके जीवन की वैल्यूज पश्चिमी वैल्यू से कहीं ज्यादा ऊंची थी, उन्होंने उसका प्रतिकार किया। उस लड़ाई में कोई मारा गया, किसी की गर्दन कट गई, तो मिशनरी कहा दे आर हेड हंटर, गर्दन काटते हैं। ये जो नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा करने के लिए ब्रिटिश आर्मी गई थी, तो वो हेड पूजा करने के लिए गई थी। लड़ाई में अंग्रेजी सेना ने बहुत लोगों की गर्दन काटी, तो अंग्रेजों को कोई नहीं कहता कि देवर हेड हंटर। ठाकुर राम सिंह जी ये घटना सुनाया करते थे। कहते 1857 की जो आजादी की लड़ाई हुई, जब वो लड़ाई खत्म हो गई और हिंदुस्तान उस लड़ाई में हार गया, एक प्रकार से कहना चाहिए, तो अंग्रेजों ने क्या किया, बहादुर शाह जफर के बेटे की गर्दन काटकर और उसको थाली में सजाकर उसके ऊपर रुमाल ढककर बहादुर शाह जफर को तोहफे के तौर पर पेश की, और जब रुमाल उठाया गया तो वहां से उसके बेटे की गर्दन थी। दिस इज हेड हंटिंग। हेड हंटिंग इसको कहा जाएगा, ये हेड हंटिंग है। नागा अपनी परंपराओं की, अपनी आस्थाओं की रक्षा करते हुए जो लोग उन पर आक्रमण करते थे उनसे जूझ गए, उनको मार दिया। दिस इज नॉट हेड हंटिंग। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1857 में बहादुर शाह जफर के साथ किया, दैट वाज हेड हंटिंग। लेकिन प्रिय मित्रों, दुर्भाग्य से आज भी आमतौर पर जब नागाओं की चर्चा होती है तो बहुत से लोग बात करते हुए कहते थे यार हेड हंटर। ठाकुर राम सिंह जी प्राय इस बात की चर्चा करते थे कि हमें नॉर्थ ईस्ट को समझने के लिए वहां के इतिहास को, खास करके उन लोगों ने कितनी बहादुरी से मुकाबला किया क्रिश्चियन आर्मी का, क्रिश्चियन मिशनरीज का, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन फोर्सेस का, जो उनको ऑक्यूपेशन करने के लिए आगे बढ़ रही थी उसका, उन्होंने तो बड़े फोर्सफुली उसका मुकाबला किया। तो उस मुकाबले को इंडियन हिस्ट्री का पार्ट एंड पार्सल बनाने की बजाय हम उस बात को इंडियन हिस्ट्री का पार्ट एंड पार्सल बना रहे हैं जो ब्रिटिश हिस्टोरियन उनको कंडेम करते हुए लिखते हैं। कुकी और अंग्रेजों का झगड़ा हुआ। कुकी जो मणिपुर में और नागालैंड के कुछ हिस्सों में, नॉर्थ ईस्ट में कुकी समुदाय बहुत बहादुर समुदाय है। कुकी का ब्रिटिश लोगों से झगड़ा हुआ और कुकियों ने उनको बहुत बुरी तरह मारा। लेकिन अंग्रेजों ने कुकी और नागा की लड़ाई की कहानियां सुनानी शुरू कर दी थी। तो शुरू से एक दूसरे के एंटी हैं। और जिस प्रकार अंग्रेजों ने रेस्ट ऑफ इंडिया में विभिन्न समुदायों में दरारें डालने का काम किया, उसी प्रकार अंग्रेजों ने नॉर्थ ईस्ट में विभिन्न समुदायों में दरारें डालने का काम किया। और बदकिस्मती से आज अव्वल तो इंडियन हिस्ट्री में नॉर्थ ईस्ट की चर्चा नहीं होती, यदि होती है तो उन दरारों को पाट कर दिखाया जाता है और उन दरारों के पीछे जो शक्तियां काम कर रही हैं उनकी चर्चा नहीं होती। ठाकुर राम सिंह 20 साल तक
मैं कहता हूं किसी व्यक्ति ने लोग तो इतिहास लिखने में लगाते हैं समय, लेकिन ठाकुर राम सिंह 20 साल तक नॉर्थ ईस्ट में वहां के, जिसको कहना चाहिए, जो जन इतिहास है, जो वहां के लोगों का इतिहास है, जो लोगों की शूरवीरता का इतिहास है, जो लोगों का विदेशी शक्तियों से लड़ने का इतिहास है, उस इतिहास को समझने के लिए और उस इतिहास को मेन स्ट्रीम में डालने के लिए प्रयास किया। ये ठाकुर राम सिंह जी की बहुत बड़ी, मैं कहता हूं, नॉर्थ ईस्ट के इतिहास को लेकर देन है। लेकिन दुर्भाग्य से आज भी उनकी इस देन का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं हो पा रहा। प्रिय मित्रों, मैं नॉर्थ ईस्ट में जाता रहता हूं। अभी भी नॉर्थ ईस्ट में रिमोट में भी कभी चर्चा होती है, कभी संघ की चर्चा होती है, तो कई बार बहुत बुजुर्ग आदमी ठाकुर राम सिंह की चर्चा करते हैं कि ठाकुर राम सिंह जहां आए थे। नॉर्थ ईस्ट के अनेक रिमोट कोने ऐसे हैं जहां आप जाओ, पुरानी पीढ़ी के लोगों से बात करते हो, वो कहते ठाकुर राम सिंह जहां आए थे। और उन समय में ठाकुर राम सिंह जी नॉर्थ ईस्ट में गए थे जिस समय नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा उस प्रकार का ना विकास था, ना सड़कें थी, ना उस प्रकार के एक प्रकार से जिनके साथ राबता कायम किया जाता, कोई उस प्रकार के वहां ठाकुर राम सिंह जी के मित्र थे जिनके पास वो जाकर ठहरते। ठाकुर राम सिंह जी ने नॉर्थ ईस्ट में जाकर अपने प्रयासों से जगह बनाई, और केवल जगह नहीं बनाई, वहां के उपेक्षित इतिहास को एक प्रकार से मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया। इतिहास संकलन योजना जो बनी, उसमें नॉर्थ ईस्ट का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, और इस संकलन योजना समिति ने बहुत से ग्रंथ ऐसे प्रकाशित किए जो नॉर्थ ईस्ट के इतिहास को उसके सही पर्सपेक्टिव में दिखाते हैं। दूसरी एक बात जो ठाकुर राम सिंह जी की इतिहास दृष्टि के विषय में चर्चा करते हुए मैं कहना चाहूंगा, देखिए, भारतीय इतिहास को देखने का, भारतीय इतिहास को समझने का तरीका क्या है। इतिहास लिखने की दो पद्धतियां हैं। एक पाश्चात्य पद्धति कहलाती है, वेस्टर्न तरीका है इतिहास लिखने का, हिस्ट्रियोग्राफी का एक वेस्टर्न मेथड ऑफ हिस्ट्रियोग्राफी है। और दूसरा है भारतीय, उसको पूर्व पौर्वात्य कह सकते हैं, एशिया का भी कह सकते हैं, भारत का भी कह सकते हैं। वो तरीका है भारतीय दृष्टिकोण से इतिहास लिखने का। पाश्चात्य दृष्टिकोण और भारतीय दृष्टिकोण में अंतर क्या है? पाश्चात्य दृष्टिकोण में नायकों का इतिहास लिखा जाता है। पाश्चात्य दृष्टिकोण में जिन लोग, व्यक्ति का इतिहास है जिसने किसी क्षेत्र में बड़ा काम किया है। प्रिय मित्रों, मैं समझता हूं ये क्रोनोलॉजी से, व्यक्तियों से, उसके कामों का लेखनीबद्ध कर देना, उसको क्रोनोलॉजिकल आर्डर से लगा देना, ये वेस्टर्न तरीका है। वहां व्यक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय इतिहास लेखन का क्या तरीका है? भारतीय इतिहास लेखन में व्यक्ति सेंटर, व्यक्ति के इर्द गिर्द इतिहास नहीं घूमता। भारतीय इतिहास लेखन थॉट को लेकर चलता है। भारतीय इतिहासकारों की एक बड़ी, जिसको कहना चाहिए, गहरी मान्यता है कि व्यक्ति तो नश्वर है, व्यक्ति तो मरने के बाद समाप्त हो जाता है, चला जाता है, उसको पीठ पर उठाए रहने का क्या लाभ है। उसका जो थॉट है, उसके जो एक्शन है, उसका जो चिंतन है, देखिए, आने वाली पीढ़ी को प्रभाव तो उसका चिंतन करेगा, उसका थॉट करेगा। इसलिए थॉट का इतिहास लिखा जाए। भारतीय इतिहास दृष्टि थॉट के इतिहास की दृष्टि है, चिंतन के इतिहास की दृष्टि है। पाश्चात्य दृष्टि व्यक्ति के इतिहास की दृष्टि है। ठाकुर राम सिंह जी व्यक्ति के इतिहास की दृष्टि का पीछा करने वाले नहीं थे, वो थॉट के इतिहास की दृष्टि का पीछा करने वाले थे, जो भारतीय पद्धति है। लेकिन अब पाश्चात्य इतिहासकारों के लिए तो ये पद्धति नहीं है, तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान में हिस्ट्री लिखने का रिवाज ही नहीं है, हिंदुस्तान में तो हिस्ट्री का परंपरा ही नहीं है, हिस्ट्री लिखते ही नहीं थे। उसका कारण ये भाई, जिस दृष्टिकोण से वो हिस्ट्री ढूंढ रहे हैं, वो हिस्ट्री आपको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का इतिहास दृष्टि अलग है। ठाकुर राम सिंह जी उस इतिहास दृष्टि की बात किया करते थे। और दूसरा, पश्चिम की इतिहास दृष्टि सीमित है। पश्चिम की इतिहास दृष्टि बहुत पीछे तक नहीं जाती। उसका भी कारण है, बहुत पीछे तक जाकर आप आदमी के कामों का पीछा कितना कर सकते हो। इसलिए आप पश्चिम के इतिहास को देखिए, और ईसा मसीह के आने से लगभग शुरू होता है,
फिर लोगों ने कहा होगा कि भाई साहब इतना गड़बड़ मत कीजिए, केवल ईसा मसीह के आने से इतिहास शुरू होता है, ये तो बात गले उतरेगी नहीं। तो वो थोड़ा और पीछे जाने लगे। तो 200, 400, 500, 600 साल, 1000, 2000, 5000, 6000, 10,000 जाते जाते तो उनका सांस ही फूल गया कि इतना पीछे कैसे जा सकते हैं, इतना इतिहास कैसे, इतना पीछे इतिहास कैसे जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा ये तो प्रागैतिहासिक काल है, प्री हिस्टोरिक पीरियड है, ये हिस्ट्री से भी पहले का है। हिस्ट्री तो शुरू होती तब से जब ईसा मसीह आए, लेकिन ये जो उससे पहले का पीरियड है, चलिए 5-6 हजार साल और पीछे ज्यादा। आदमी जो होता है ना भाई, एक तो आदमी होता है दौड़ता है, वो 100 किलोमीटर दौड़ सकता है। दूसरा जिसने जिंदगी में 4 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ ही नहीं की, वो बहुत दौड़ेगा तो 10 किलोमीटर के आगे जाकर तो छलांग बैठ ही जाएगा। भाई साहब इससे ज्यादा भी दौड़ा जा सकता है क्या। पश्चिमी जीवन इतिहास दृष्टि जो है वो ईसा मसीह से पीछे जाने को तैयार नहीं है। बहुत धक्का लगाओ, क्योंकि जब हिंदुस्तान से उनका संपर्क हुआ तो उनको ये तो जल्दी समझ आ गया कि जहां मामला कुछ और ज्यादा पीछे जाता है। तो कितना पीछे जाता है, फिर वो हाँफने लगे, हाँफते हाँफते 10,000 साल पर जाकर तो उनकी टें बोल गई। अब जैसे बैल अड़ जाता है ना कई बार भाई, तो आप फिर उसको, किसान उसके डंडा मारता रहता है कि और चलो, अब वो अड़ जाता है भाई, इससे ज्यादा नहीं। तो पश्चिमी इतिहासकार उस बैल की तरह अड़ गए कि 10,000 से पीछे तो है ही नहीं। ठाकर राम सिंह जी ने कहा कि भाई काल गणना को समझो, काल गणना को देखो। आपके जहां जो काल गणना होती है वो ईसा मसीह से शुरू होकर अब बड़ी मुश्किल तक 2-2,500 साल तक पहुंचती है, और पीछे जाते हो 5-6 हजार निकल जाते हो, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट। लेकिन हिंदुस्तान की काल गणना को आप देखो तो ये मामला करोड़ों साल तक जाता है। और इतना पचाने के लिए देखिए, वो कहते हैं गरिष्ठ भोजन पचाने के लिए पेट की क्षमता भी चाहिए भाई। कोई आदमी हो जिसकी पाचन शक्ति गड़बड़ हो, उसको आप ईरान में जाकर बादाम मेवे खिला दो, वो तीसरे दिन गड़बड़ हो जाएगी। तो पश्चिमी इतिहासकारों को भारत की कालगणना का ये गरिष्ठ भोजन करवाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। और ठाकर राम सिंह जी कालगणना का पिटारा लेकर घूमते थे। और पश्चिमी इतिहास दृष्टि जो है वो इतिहास दृष्टि इतनी पीछे नहीं जाए ठाकर राम सिंह जी ने, इसलिए जो कालगणना की बात ठाकर राम सिंह जी ने कही, मैं समझता हूं उस पर काम होना चाहिए, और कुछ हुआ भी है। डेयरी संस्थान ने भी कुछ सेमिनार करवाए हैं, और वासुदेव पोद्दार ने भी एक बड़ी अच्छी किताब इस पर लिखी है। हमारे हिमाचल प्रदेश के पुरी साहब हैं, उन्होंने भी इस पर कुछ काम किया है। मैं समझता हूँ ये काल गणना का जो अध्याय है, ये साइंस में सब सब्जेक्टों में पढ़ाना चाहिए, ताकि हमारी भी दृष्टि ब्रिटिश जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ चलने के कारण, हम जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में पढ़े होने के कारण हमारी इतिहास दृष्टि को भी जो मोतियाबंद उतर गया है ना भाई, वो मोतियाबंद दूर करने का एक ही तरीका है कि काल गणना को हमें पाठ्यक्रम में पढ़ाना चाहिए। चाहे वो फिजिक्स हो, भागचंद चौहान जी बैठे हैं, मैं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे कोई और सब्जेक्ट हो, काल गणना के बिना साइंस का आगे का खा गा नहीं शुरू हो सकता। इसलिए ठाकर राम सिंह जी की इतिहास दृष्टि में काल गणना बहुत प्रमुख अंग था, जिस पर उन्होंने काम भी किया, और उनकी बड़ी इच्छा थी कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए। तीसरी बात जो ठाकर राम सिंह जी की इतिहास दृष्टि कही है, जहां उसको भारतीय इतिहास दृष्टि भी कह सकते हैं। भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं वो क्या है, ये मैं बात बार बार उठाता रहता हूं। हम भारत के इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, भारत के इतिहास को जानना चाहते हैं, तो उसके स्रोत क्या है। अब जो भाई भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, पश्चिमी इतिहासकार उनको स्रोत मानने से मुनकर हैं, उसको वो मानने को तैयार ही नहीं है। भारतीय इतिहास के सबसे बड़े स्रोत तो पुराण हैं, वेद हैं। वेदों से भी पीछे मोहन सिंधु और सरस्वती घाटी की सभ्यता में जो सामान मिला है, वो हमारे भारतीय इतिहास को जानने के मूल स्रोत हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये जो पश्चिमी इतिहासकार हैं, क्या इसको कॉलोनियल हिस्टोरियन मैं कह सकता हूं, क्योंकि पश्चिमी इतिहासकार कहने से बात नहीं बनेगी। ये इन लोगों का हिंदुस्तान में 200 साल कब्जा रहा, तो इसलिए ये लोग कॉलोनियल हिस्टोरियन थे। ये कॉलोनियल हिस्टोरी जो है, जो पुराण को स्रोत मानने को तैयार ही नहीं है। ठाकुर राम सिंह जी प्राय पूछा करते थे कि आप इसको स्रोत क्यों नहीं मानते, इसमें इतिहास का इतना कुछ दर्द है। कहते इसका स्टाइल अलग है। भाई इतिहास लिखने का स्टाइल अलग हो सकता है, केवल आप स्टाइल से रिजेक्ट कर दोगे किसी चीज को।
किसी आदमी का लिखने का स्टाइल क्या है, दूसरे का स्टाइल क्या है, तीसरे का स्टाइल क्या है, आप यू कैन रिजेक्ट इट ऑन मेरिट। आप मेरिट पर तो रिजेक्ट कर सकते हो कि इसमें मेरिट नहीं है, लेकिन यू आर नॉट रिजेक्टिंग इट ऑन मेरिट, यू आर सिंपली रिजेक्टिंग इट ऑन ड्यू टू स्टाइल की शैली इसकी अलग है। ये कोई इतिहास की शैली है, ये कोई हिस्ट्री की शैली है। इतिहास लिखने के लिए, जैसे मैंने शुरू में कहा, ठाकुर राम सिंह जी बार बार कहते थे, इतिहास लिखने के लिए केवल वेस्टर्न शैली उपयुक्त है, जो ठीक नहीं है। इतिहास लिखने के पुराण की शैली भी उपयुक्त है, और हिंदुस्तान को समझने के लिए तो केवल पुराण की शैली ही उपयुक्त है। इसी प्रकार वेद में इतिहास को ढूंढने की जरूरत है। और अब बाबा साहब अम्बेडकर ने तो जितना लिखा, उसमें बहुत सा उन्होंने वेदों को उद्धृत किया है। उन्होंने वेदों को इतिहास के प्रमाणिक ग्रंथ मानकर ही उसको उद्धृत किया है भाई, तभी वो निष्कर्षों की बात करते हैं। और तीसरा, सिंधु सरस्वती घाटी की जो सभ्यता है, जिसको आजकल मोहनजोदाड़ो की सभ्यता भी कहा जाता है, इस सभ्यता को हम इंडियन हिस्ट्री की पृष्ठभूमि मानेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये जो पश्चिमी इतिहासकार हैं, उन्होंने इस सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता में जो उत्खनन से चीजें मिल रही हैं, उसको इस प्रकार से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जाने ये इंडियन इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये आज के इंडिया के इतिहास का पूर्व युग है। जबकि ठाकुर राम सिंह जी का कहना था कि ये पूर्व युग नहीं, कंटिन्यूटी का युग है, ये कंटिन्यूटी में चला हुआ है। तो प्रिय मित्रों, मैं समझता हूं ठाकुर राम सिंह जी का जो व्याख्यान का समय भी मुझे लगता है लगभग खत्म होने वाला ही है, 4:40 हो गए हैं। तो ठाकुर राम सिंह जी ने इतिहास को लेकर ये जो प्रमुख मुद्दे उठाए थे, इस पर काम करने की जरूरत है, इस पर शोध करने की जरूरत है। और ठाकुर राम सिंह की जो इतिहास दृष्टि है, उस इतिहास दृष्टि से भारतीय इतिहासकारों को काम करने की जरूरत है। वो जो रास्ता दिखा गए थे, उस रास्ते पर चलकर हम भारतीय इतिहास की अनेक पहेलियों का, उलझनों का हल निकाल सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। आप लोगों ने एक बड़े अच्छे विषय पर ये व्याख्यान माला शुरू की है। मैं एक बार फिर आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।